जय हिंद दोस्तों। पेश है इंटरमीडिएट जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का मॉडल पेपर 2023 में बैठने वाले विद्यार्थियों के लिए है। तो देखिए, आपका ये एकल प्रश्न पत्र है जो आपकी माध्यमिक परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर उपलब्ध मॉडल पेपर कक्षा 12 जीव विज्ञान। निर्देश आपको दिए गए हैं। समय निर्देश है आपका 3 घंटे 15 मिनट दिया गया है। पूर्णांक आपका 70 है। एकल प्रश्न पत्र है। तो चलते हैं बिना देरी के हुए आपको आपके इस अनुसार पेपर की दुनिया में। तो पहला क्वेश्चन आपका ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। सभी विकल्प चुन करके अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला है, आवृतबीजी पौधे का भ्रूणपोष होता है। आवृतबीजी पौधे का जो भ्रूणपोष होता है वो कैसा होता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो आवृतबीजी पौधे का भ्रूणपोष अगुणित होता है, तो आपको पता है, इसलिए ऑप्शन आपका 4 होगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन दूसरा कह रहा है, मंगोली जड़ता किसके कारण होती है। अगला आपको बताएगा कि जो मंगोली जड़ता है वो किसके कारण होता है। ऑप्शन आपके चारों दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें ऑप्शन है आपका जो सही है। पहला बताया गया है कि लिंग गुणसूत्रों के एकल सूत्रता, 21वीं जोड़ी के अलिंग सूत्रों की एकल सूत्रता, तीसरा गुणसूत्रों की एकाधिक सूत्रता, तो चौथा है आपका 21वीं जोड़ी के अलिंग सूत्रों की एकाधिक सूत्रता। तो यही आपका सही है, चौथा आपका सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, डेंगू यानी हड्डी तोड़ बुखार का वाहक कौन है। तो हड्डी तोड़ बुखार यानी डेंगू का वाहक है एडीज मच्छर। कौन है? एडीज। और घा ऑप्शन है, घा है आनुवांशिकता रूपांतरित पौधा है। आनुवांशिकता रूपांतरित पौधा कौन सा है? बीटी कपास। ये बीटी कपास है आपका। दूसरा बीटी मक्का है, गोल्डन राइस है यानी सुनहरा चावल, या इनमें से सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? इनमें से सही आपका सही है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, जो लिखने वाला है। ये क्वेश्चन पूछा है नीचे यानी अतिलघु उत्तरीय में, अनिषेक फलन क्या है। अनिषेक, तो यहाँ पर बता दिया गया, अनिषेक का मतलब होता है बिना निषेचन का। ठीक है, तो वह बिना निषेचन का अर्थात, उत्तर देखिए, बिना निषेचन के अर्थात अनिषेचित बीजांड द्वारा अगुणित भ्रूण एवं बीज का विकसित होना अनिषेक जनन कहलाता है। जैसे आलू है, धतूरा है आदि। ठीक है, तो इसमें अनिषेक जनन होता है आलू और धतूरा में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अनुवांशिक कोड की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो अनुवांशिक कोड क्या होती है? अनुवांशिक कोड सार्वत्रिक कॉमा रहित, अपभ्रष्ट और असंदिग्ध होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लीडिंग कोशिकाओं के क्या कार्य हैं। आपको बताना है लीडिंग कोशिकाओं के कार्य क्या है। तो अगला है, वृषण की लीडिंग कोशिकाएं टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन स्रावित करती हैं जो नर के सहायक अंगों तथा द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन ये है कि रक्त समूह ये वाली माँ और रक्त समूह वो वाले पिता के बच्चों में किस प्रकार का रक्त समूह संभव है। तो आपको बताना है कि ये रक्त किस तरह से माता पिता में है तो बच्चे में किस तरह से होगा। तो देखिए, रुधिर वर्ग ये वाली माँ और रुधिर वर्ग वो वाले पिता के बच्चों में रुधिर वर्ग या तो ये होगा या वो होगा। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाहित मल क्या है। क्वेश्चन है, बाहित मल क्या है। प्राथमिक द्वितीयक बाहित मल उपचार के बीच मुख्य अंतर बताइए। तो देखिए, बाहित मल जो होता है वो शहरों, महानगरों एवं कस्बों से घरों एवं कार्यालयों से
निकला मलमूत्र युक्त अपशिष्ट जल जिसमें अपमार्जक मिट्टी कण आदि भी मौजूद होते हैं क्या कहलाते हैं? बाहित मल कहलाते हैं। ठीक है, जो आपके घरों से, जो महानगरों से, कस्बों से बह कर के जाता है घरों से, उसमें जो अशुद्धियाँ होती हैं उसी को वाहित मल कहते हैं। अब ये कह रहा है कि इसमें विभेद भी अंतर कीजिए। तो ये देखिए आपका विभेद है, प्राथमिक तथा द्वितीयक वाहित मल उपचार में मुख्य अंतर निम्न है। पहला है प्राथमिक वाहित मल और द्वितीयक वाहित मल। तो प्राथमिक में बताया गया कि यह उपचार की भौतिक विधि है और यह उपचार की जैविक विधि है। द्वितीय में इनमें कणों को पहले ही कूड़े करकट जैसे पत्तियों, कागज, ठोस पदार्थ जैसे मिट्टी, ग्रिट आदि पदार्थों को अलग कर लिया जाता है। और इसमें द्वितीयक में देखिए क्या होता है, और द्वितीयक में क्या किया जाता है कि इसमें निलंबक और घुलित कार्बनिक पदार्थों को अलग कर लिया जाता है। फिर क्या किया जाता है, अवसादन या निस्संदन की प्रक्रिया होती है। यह प्रक्रिया साधारण व कम समय में होती है। और इसमें क्या है कि इसमें वायवीय या अवायवीय इकाइयाँ उपयोग में ली जाती हैं और यह प्रक्रिया बहुत ही जटिल होता है। तो इस तरह से आप प्राथमिक और सेकेंडरी का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए अब अगला क्वेश्चन है, मेंडल के पृथक्करण के नियम को समझाइए। तो देखिए ये है मेंडल के पृथक्करण का नियम। एक अनुवांशिक लक्षण की विभिन्नताओं या तुलनात्मक लक्षणों के कारक बहुत समय साथ रहने पर भी अपरिवर्तित व शुद्ध बने रहते हैं, जिसके कारण युग्मक जनन के समय युग्मकों के जाने वाले कारक एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। जब यफों पीढ़ी के संकर पादपों में स्वपरागण कराया जाता है तो द्वितीय पीढ़ी में पैतृक लक्षण 3:1 के निश्चित अनुपात में पृथक हो जाते हैं और प्रत्येक युग्म के विपरीत लक्षण युग्म के बनते समय एक दूसरे से पृथक होकर के अलग अलग युग्मों में चले जाते हैं। ठीक है, अगला देखिए, वन्य जीवन का संरक्षण क्यों आवश्यक है? सरकार द्वारा इनके द्वारा संरक्षण के लिए क्या वो कदम उठाया गया है? तो देखिए यह है आपका, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र अथवा जीनोम में पारस्परिक निर्भरता तथा अन्य क्रियाएं करते हुए पादप जंतुओं, सूक्ष्म जीवों की विभिन्न जातियों का पाया जाना क्या कहलाता है? जैव विविधता कहलाता है। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रोजन ने किया था। जैव विविधता के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। प्राकृतिक आवासों का नाश होना, जब भाई प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाएंगे तो वन का क्षेत्र घट जाएगा। मानव जनसंख्या में वृद्धि के कारण प्राकृतिक क्षेत्रों में मानवीय हस्तक्षेप के कारण जीवों के प्राकृतिक आवासों का नाश हुआ है, जिसके कारण जैव विविधता में कमी आई है। आवासीय क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, औद्योगिक क्षेत्रों में निरंतर वृद्धि के कारण वर्षा वनों का क्षेत्रफल 18% घट करके कम हो गया है। बड़े प्राकृतिक आवास को टुकड़ों में बांटना ये भी एक कारण है। कृषि, औद्योगिक शहरीकरण, सड़कों तथा रेलों के निर्माण आदि के लिए जीवों के बड़े प्राकृतिक आवास छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गए, जिस कारण विभिन्न जीव जातियों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर निवास करना तथा उनका फैलाव एक निश्चित स्थान तक सीमित रह गया। प्रदूषण भी है। जीवों के प्राकृतिक आवासों में आई कमी के साथ प्रदूषण भी एक मुख्य कारण है। ठीक है, देखिए निवारण कैसे होता है। यहाँ निवारण 2 विधि से होगा। एक स्थानीय यहाँ पर इसका निवारण होता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, पेचिश के कारक लक्षण बचाओ बताइए। तो पेचिश देखिए, अमीबीय पेचिश या अमीबेसिस अमातिसार नामक एक बीमारी एक प्रोटोजोन एंटामीबा हिस्टोलिटिका आप समझते हैं इसके द्वारा होती है। यह प्रोटोजोन कूटपाद द्वारा भ्रमण करता है। यह 2 अलग अलग रूपों में पाया जाता है। नंबर 1 है ट्रोफोजोइट्स। यह गतिशील रूप है जो भोजन ग्रहण करने में
सक्षम होता है। यह संरचना में अमीबा की भांति प्रतीत होता है, परंतु इसमें गति के लिए केवल एक ही उत्पाद बनता है। यह प्राण संभोजन होता है। प्रकोष्ठी या गोलाकार गतिहीन रूप होता है जो पोषण ग्रहण करने में असक्षम है। वह पुटिक भवन दर्शाता है। संक्रमण क्या होता है, देखिए इनमें संक्रमण कैसे होता है। संक्रमण एंटामीबा हिस्टोरिटिका का जो संक्रमण होता है वो बड़ी आंत में विकार स्रावित करके घाव यानी अल्सर पैदा कर देता है। इन घाव से रुधिर म्यूकस मल के साथ साथ शरीर से बाहर निकलना शुरू हो जाता है ना, तो उसे कहते हैं कि भाई खूनी पेचिश हो गई है। लक्षण क्या होते हैं इसमें, देखिए इन रोग से होने वाले पेट में ऐंठन दर्द होते हैं, बमन की इच्छा यानी उल्टी की इच्छा होती है, पेट भारी रहता है, सिर दर्द व कमजोरी हो जाती है, श्लेष्म युक्त रुधिर युक्त दस्त हो जाते हैं, आँखों के चारों ओर काले घेरे बन जाते हैं, चेहरा मुरझा जाता है। ठीक है, ये इन सब। और जो प्रसारक होते हैं इसके कौन होते हैं, घरेलू मक्खियाँ होती हैं। उपचार में देखिए ये रोग हो जाने पर फ्यूमिजेलिन, एरिथ्रोमाइसिन, बायोमिबिक, डिपेंडॉल आपके दुकान पर भी मिल जाती है। ये आप ट्राइडेजोल है ना, मेट्रोजिल, ये सब जो दवा है ये बड़ी ही लाभकारी दवा है और इसको आप अपने उपचार के लिए प्रयोग कर सकते हैं। रोकथाम देखिए क्या है, भोजन को अच्छी तरह से पकाकर खाना चाहिए, फल सब्जी आदि को ठीक प्रकार से धो लेनी चाहिए, नियमित रूप से नहाना, नाखून काटना, भोजन से पूर्व हाथ धोना चाहिए, स्वच्छ जल का प्रयोग करना चाहिए तथा रोगी को स्वस्थ मनुष्य से अलग रखना चाहिए। ठीक है, अगला है वाटसन और क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए मॉडल के संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। ये आ गया भैया डीएनए का मॉडल। ये फेडिंग मिशन ने पशु कोशिकाओं तथा मछलियों के शुक्राणु से न्यूक्लिक अम्ल को पृथक करने में सफलता पाई थी। देखिए ये है आपका डबल हेलिकल मॉडल। ठीक है, यहाँ पर बताया गया कि एक दोहरे कुंडलाकार मॉडल को सर्वप्रथम वाटसन और क्रिक द्वारा प्रस्तावित किया गया था। दोहरे कुंडली में डीएनए को दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे से प्रति समांतर होती हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड के निर्माण में न्यूक्लियोटाइड से एक दूसरे से शर्करा फास्फेट संलग्नता द्वारा जुड़े रहते हैं। डीएनए के दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे से हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़ी रहती है। ठीक है, सब आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रतिजैविक क्या है। ये देखिए आ गया प्रतिजैविक, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्मजीवों द्वारा उत्पन्न वह रासायनिक पदार्थ जो एक दूसरे सूक्ष्मजीवों को वृद्धि को रोकते हैं उन्हें प्रतिजैविक कहते हैं। क्लियर। वर्तमान में लगभग 7000 प्रतिजैविकों की खोज हो चुकी है। सर्वप्रथम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक की खोज की थी। इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। देखिए ये सब पेनिसिलिन है आपके, क्लोराम्फेनिकॉल, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, किसे स्ट्रेप्टोमाइसिन वेनेजुएली, पेनिसिलियम नोटेटम, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस। उपयोग देखिए क्या है, प्रतिजैविकों का उपयोग विभिन्न रोगों के उपचार में किया जाता है। ये औषधियाँ सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को संदमित कर उन्हें नष्ट कर देती हैं। आवृतबीजी पौधों के द्विनिषेचन क्रिया का विधि कीजिए। देखिए ये है आपका, अगुणित नर मादा जनन निकायों के युग्मकों के संयोजन से संगमन क्रिया को निषेचन कहते हैं। पुष्पीय पादपों में यह क्रिया परागकणों द्वारा निर्मित एक नर युग्मक तथा बीजांड में स्थित अंडकोशिका के संयोजन द्वारा होती है। ये देखिए आपको फिगर भी बनाना होगा। ये देखिए परागकण के वर्तिकाक पर अंकुरण, परागकण वर्तिकाक पर पहुंचकर वहां उपस्थित शर्करा युक्त तरल पदार्थ को सोख कर फूल जाते हैं। इनका अंतःचौल परागनलिका के रूप में जनन छिद्र से बाहर निकल जाता है। अंकुरण के पश्चात परागनलिका के नाल केंद्रक तथा कायिक केंद्रक तथा जनन कोशिका से निर्मित 2
नर युग्मक उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हो जाती है। फिर क्या कहा, प्राग नलिका में बीजांड के प्रवेश। अधिकांश आवृतबीजी पादपों में प्राग नली वर्तिका से होती हुई बीजांड द्वार के समीप पहुंच जाती है और इसी समय नली में स्थित जनन केंद्रक दो नर युग्मकों में विभाजित हो जाती है। ठीक है, ये फिर प्राणनलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश होता है। प्राणनलिका भ्रूणकोश में प्रवेश भ्रूणकोश के प्राय बीजांडद्वारी छोर के तंतुमय समुच्चय के रासायनिक उद्दीपन के कारण प्रवेश करती है। प्राणनलिका का अंतिम सिरा अन्न उपकरण में एक सहायक कोशिका या अन्य कोशिका के बीच से होकर के सहायक कोशिका में भेदक बीजांड में प्रवेश करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अनैच्छिक जनन की परिभाषा दीजिए। मक्खियों में किस प्रकार का लिंग निर्धारण होता है? अनैच्छिक का बताया गया कि बिना निषेचन अर्थात अनिषेचित बीजाणु द्वारा अगुणित भ्रूण का बीज में विकसित होना या बिना निषेचन के ही जन्म लेना अनिषेक जनन कहलाता है। देखिए लिंग निर्धारण में देखिए इस प्रकार के लिंग निर्धारण क्रियाविधि में हाइमेनोप्टेरेंस कीट जैसे मधुमक्खी ततैया चींटियों को मिलता है। देखिए मधुमक्खियों में सामान्यतः 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। द्विरानी, इसका विकास निषेचित अंडे से होता है। केवल रानी मक्खी में जनन की क्षमता पाई जाती है। द्विस्तरवी मक्खी, अगुड़ी ड्रोन अनिषेचित अंडाणुओं से नर का विकास तथा निषेचित अंडाणुओं से मादा का विकास होता है। अतः मादाएं द्विगुणित और नर अगुणित होते हैं तथा अंडाणु अर्धसंरक्षी या अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु समसूत्री विभाजन द्वारा निर्मित होता है। मधुमक्खी में द्विगुणित लार्वा से उर्वर रानी यानी बंध्य मादा श्रमिक का विकास भोजन की गुणवत्ता पर आश्रित होती है। यदि लार्वा को भोजन के रूप में मधुमक्खियों के मुख से स्रावित शाही जेली मिल जाती है तो रानी मक्खी में विकसित हो जाती है। इसके विपरीत यदि लार्वा को पोषण के रूप में परागकण युक्त मकरंद प्राप्त हो जाता है तो बंध्य मादा श्रमिक के रूप में विकसित हो जाती है। ठीक है, यहाँ ये ध्यान में रखना है। अतः यहाँ पोषण बंध्यता व अबंध्यता को नियंत्रित करता है, न कि लिंग निर्धारण को। मरुस्थलीय पादपों यानी जंतुओं में अनुकूलन पर टिप्पणी लिखें। मरुस्थलीय जीवों में अनुकूलन पर टिप्पणी लिखना है तो देखिए मरुस्थल में या रेगिस्तान बंजर क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं में 2 प्रकार के अनुकूलन पाया जाता है। प्रथम जल की कमी कम करके, दूसरी मरुस्थलीय परिस्थितियों के प्रति सहनशील दर्शाकर। मरुस्थलीय जंतुओं को कम जल की आवश्यकता होती है क्योंकि ये जल की आवश्यकता की पूर्ति आंतरिक वसा के ऑक्सीकरण से पूरी करते हैं। कंगारू चूहा अपने उपापचय द्वारा बने जल पर निर्भर रहता है। वह कभी जल नहीं पीता है। इसमें उत्सर्जित पदार्थ को हटाने के लिए जल की बहुत कम आयतन की आवश्यकता होती है। ठीक है, यहाँ पर ये होता है। और जो आपके ये प्लांट हैं वो भी पत्तियाँ का रूपांतरण कांटों में कर लेते हैं, सूल में कर लेते हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बहुत ही ना हो सके, यानी और पौधे जल की हानि से बचे रहें। ठीक है, पानी की मरुस्थल में आप जानते हैं कि पानी की वैसे ही कमी होती है। मरुस्थलीय प्रदेशों में पाए जाने वाले कुछ जीव निष्क्रियता दर्शाते हैं। अगला है त्रिसंलयी क्या है और ये कहाँ पर कैसे संपन्न होता है। त्रिसंलयी आवृत पादपों में भ्रूणकोश में प्रागनलिका से मुक्त एक अगुणित नर युग्मक अगुणित अंडकोशिका के संयोजन करके द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करता है। यह प्रक्रिया संयुग्मन या वास्तविक निषेचन कहलाती है, जब दूसरा नर युग्मक द्वितीयक ध्रुव केंद्र के साथ मिलकर के त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र का निर्माण करता है तो यह प्रक्रिया त्रिसंलयन या त्रिसमेकन कहलाती है। क्लियर, इस बात को ध्यान में रखना। इस प्रकार दो नर युग्मक निषेचन प्रक्रिया में भाग लेते हैं
अर्थात निषेचन 2 बार होता है, इसलिए इसे द्विनिषेचन कहते हैं। अतः संगमन तथा त्रिसमेकन दोनों निषेचन के ही भाग हैं। इस प्रक्रिया में कुल 5 केंद्रक भाग लेते हैं। संगमन के फलस्वरूप बना युग्मक भ्रूण का निर्माण करता है तथा त्रिसंगमन के पश्चात बना प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्र भ्रूणपोष का निर्माण करता है। इसमें भोजन संग्रहिता भोजन रहता है जो भ्रूण में परिवर्धन के समय भ्रूण के पोषण को कम कर देता है। क्लियर। एस्केरिस्ता क्या है? ठीक है, अगला क्वेश्चन है एस्केरिस्ता क्या है, इसका उल्लेख आपको करना है, निदान मतलब सब। तो एस्केरिस्ता क्या है? यह मानव रोग मनुष्य की आंत में रहने वाला परजीवी एस्केरिस लम्ब्रिकोइडिस नामक गोलकृमि से होता है। संक्रमित भोजन के समय क्या होता है? संक्रमित भोजन के समय परजीवी के अंडे मनुष्य की आंत में पहुंच जाते हैं। आंत में क्या करते हैं? आंत में इसका लार्वा छेद करके हृदय, फेफड़े, यकृत को संक्रमित कर देता है। यह परजीवी हमारी आंत में पचे हुए भोजन पर ही निर्भर होता है। अब ये रोगजनकता क्या है कि इसके मुख्य लक्षण पेट में दर्द, उल्टियाँ, अपेंडाइटिस, अतिसार, गैस्ट्रिक अल्सर, घबराहट, ऐंठन आदि इस रोग के मुख्य लक्षण हैं। बच्चों में ये रोग कुपोषण के कारण हो जाता है। मन की मानसिक बेचैनी रहती है। आंत में एस्केरिस की संख्या अधिक होने पर रोगी को उनठुक अवरुद्ध हो जाता है। इसमें ठीक है, जिससे उदरशूल पीड़ा होती है। रोगी की पित्तनली, अग्न्याशय नाल आदि में एस्केरिस के फंस जाने की स्थिति गंभीर हो जाती है। एस्केरिस रोगी के शरीर में घूमता रहता है, जिससे फेफड़े, आंत की दीवार और रुधिर कोशिकाएं प्रभावित हो जाती हैं, जिससे रुधिर स्राव प्रारंभ हो जाता है। शिशु एस्केरिस विपथगामी भ्रमण द्वारा रोगी के मस्तिष्क, वृक्क, नेत्र, मेरुदंड आदि में प्रवेश कर जाता है। इससे इन अंगों की हानि पहुंचती है। निदान क्या है इसका? एस्केरिस रोग के संक्रमण की पहचान रोगी के मल में इसके अंडों की उपस्थिति से होती है। रोगी की आंत में कृमि को निकालने हेतु बथुआ का तेल, ठीक है, और एक क्या है, बथुआ का तेल है आपका, और डिमेटोड, और एक है मीबेंजाडोल, पिप्राजीन जो आपकी दवा है ना, हेट्रोजॉन, बर्मिशोल, केट्रॉक्स, जेंटल, एंटीपार, अल्कोपार, डिकायरिस आदि औषधियाँ प्रयुक्त की जाती हैं। हेक्सिल रिसासिनाल नामक दवा वर्तमान में अधिक प्रभावी औषधि है। रोकथाम देखिए क्या है? आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना, मलमूत्र का खुले में विसर्जन न करना, प्रदूषित भोजन, सड़े गले फल सब्जियां आदि से बचना, भोजन करने से पहले हाथों को अच्छी भली भांति धोना, शौचालय की सफाई पर विशेष ध्यान करना चाहिए। अनुवांशिक इंजीनियरिंग क्या है? स्वास्थ्य सुरक्षा पर इसका क्या प्रभाव है? तो देखिए क्या है, आणविक जीव विज्ञान के क्षेत्र में हुई असाधारण प्रगति ने जैव प्रौद्योगिकी के एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र अनुवांशिक अभियांत्रिकी को जन्म दिया। जीन या अनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीक के सहयोग से किसी एक प्रजाति के जीवों के अनुवांशिक वाहक जीन का प्रत्यारोपण अन्य प्रजाति के जीवों में किया जाता है तथा वांछित गुणों युक्त जीव प्राप्त किए जाते हैं। आधुनिक वैज्ञानिकों ने संकरण द्वारा बल्कि नहीं जीवों के अनुवांशिक पदार्थ डीएनए को, अनुवांशिक पदार्थ जो डीएनए है में जोड़ तोड़ करके सूक्ष्म जीवियों, पादपों, जंतुओं के मानव के लिए अधिक उपयोगी नस्ल की उत्पत्ति की विधियों का आविष्कार किया, जिससे अनुवांशिक अभियांत्रिकी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। अनुवांशिक अभियांत्रिकी में कृत्रिम विधियों द्वारा कोशिकाओं के अनुवांशिक रूपरेखा में परिवर्तन किया जाता है। इसमें पुनर्योजन डीएनए बनाने के लिए जीन का स्थानांतरण या पुनर्संयोजन होता है। इस तकनीक में 2 भिन्न जीवों के डीएनए
को संयुक्त या पुनर्संयोजन डीएनए उत्पन्न किया जाता है। इस तकनीक को डीएनए पुनर्संयोजन तकनीक कहा जाता है। समिष्ट में किन्हीं 3 महत्वपूर्ण विशेषताओं पर बल दीजिए, व्याख्या कीजिए। किसी समिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में किसी दिए गए समय पर निवास एवं परस्पर प्रजनन करने वाली समान जाति के जीवधारियों के विकास को उस जीव को समिष्ट कहते हैं। ठीक है, यह जीवीय समुदाय की एक इकाई कहलाती है। किसी भी समिष्ट क्षेत्र की समिष्ट स्थिर नहीं होती है, ये घटती बढ़ती रहती है। समिष्ट के विशेष गुण, समिष्ट के निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। समिष्ट के आकार, घनत्व, जन्म दर, मृत्यु दर, लिंगानुपात, आयु संरचना, समिष्ट वृद्धि, परिक्षेपण, वहन क्षमता और पर्यावरणीय प्रतिरोध। तो देखिए इसका समिष्ट आकार में देखिए किसी भी निश्चित क्षेत्र में समिष्ट के जीवों की संख्या कभी न कभी स्थिर या एक जैसी नहीं होती है। यह समय के साथ साथ परिवर्तित होती रहती है। अतः किसी स्थान पर इकाई क्षेत्र में निश्चित समय पर उपस्थित एक ही जात के कुल सदस्यों की संख्या को समिष्ट घनत्व कहते हैं। समिष्ट घनत्व के लिए सूत्र D=N/SD समिष्ट घनत्व है। N जीवों की कुल संख्या और यह आपका क्षेत्र है। जन्म दर देखिए, एकांकी जीवन के संदर्भ में जन्म का प्रयोग किया जाता है, परंतु समिष्ट के लिए जन्म दर का प्रयोग किया जाता है। किसी समिष्ट में नए जीवों की उत्पन्न होने की दर को जन्म दर कहते हैं। जन्म दर की समिष्ट के सदस्यों की संख्या को वृद्धि के रूप में प्रकट किया जाता है। समिष्ट में नए सदस्य कोशिका विभाजन द्वारा, बीज अंकुरण द्वारा, हैचिंग की प्रक्रिया द्वारा, जन्म द्वारा उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है, और मृत्यु दर देखिए, किसी समिष्ट में इकाई समय में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। मानव जनसंख्या के लिए मृत्यु दर प्रति 1000 व्यक्तियों को मरने वाले व्यक्तियों की एक वर्ष की औसत संख्या कहलाती है। अगला है पीले बीज वाले लंबे पौधे के संकरण हरे बीज वाले लंबे पौधे से करने पर संतानों के निम्नलिखित फिनोटाइप का अनुपात आपको प्राप्त करना है, लंबे हरे और बौने हरे। तो देखिए ये आपका है लंबे पीले बीज और लंबे हरे बीज में आपने संकरण करवाया तो आपका ये अनुपात प्राप्त हुआ। ठीक है, ये लंबे पीले 3, लंबे हरे 3, बौने पीले 1 और बौने हरे 1। अगला क्वेश्चन है पॉलीमरेज चेन अपक्रिया यानी पीसीआर को आपको संक्षेप में लिखना है कि पीसीआर क्या है। पीसीआर लक्ष्य डीएनए की शीघ्रतापूर्वक पुंज निर्माण विधि है जिसके द्वारा लक्ष्य डीएनए की शीघ्रता से अनेक प्रतिलिपियां बनाई जा सकती है। इस विधि द्वारा एकल डीएनए और प्रतिदर्श का दीर्घीकरण किया जा सकता है। इस तकनीक को सन 1983 में कैरीमुलस ने खोजा था, जिसके लिए उन्हें 1993 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, पॉलीमरेज चेन श्रृंखला प्रणाली में डीएनए का प्रतिकृतियन है। यदि डीएनए की एक लंबाई को एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज तथा 4 न्यूक्लियोटाइड्स ATCG के साथ एक प्रणाली में मिश्रित किया जाए तब डीएनए अनेक बार द्विगुणन करता है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान क्या है? अगला आपको बताना है कि राष्ट्रीय उद्यान क्या है। अगला देखिए, वह क्षेत्र जो वन्य जीवों के लिए पूर्ण रूपेण से संरक्षित रहता है तथा जहां शिकार खेलना, पशु चराना, फसल बोना निषेध होता है यानी मना होता है, रोक होता है, राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। इस क्षेत्रों में जंतुओं या प्राणी जाति या वनस्पति जाति दोनों का संरक्षण किया जाता है। भारत में 120 से अधिक राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। अब यह उत्तराखंड में स्थित है। ये उद्यान
टाइगर प्रोजेक्ट पर भी कार्य कर रहा है। भारत के राष्ट्रीय उद्यान केवलादेव, रणथंभौर, सुंदरबन, काजीरंगा, है ना, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ आदि। निम्नलिखित के बीच में आपको अंतर स्पष्ट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों में आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो देखिए क्या है, पहला है शीत निष्क्रियता तथा ग्रीष्म निष्क्रियता। ये शीत निष्क्रियता ये सर्दियों से बचने के लिए बचने के लिए सुप्त अवस्था होती है। जंतु गर्म जगह पर आराम करते हैं, जैसे भालू है, मेढक है। ग्रीष्म निष्क्रियता क्या है, ये ताप शुष्कन से बचने के लिए ग्रीष्म निष्क्रियता में चले जाते हैं। जब ठंडी में छाया वाले स्थान पर जंतु ठंडी व छाया वाले स्थान पर आराम करते हैं, जैसे मेढक है, छिपकली है। ये अगला है बहुस्मी जंतु, बाह्योस्मी जंतु है और आंतरोस्मी जंतु है। ये ठंडे रुधिर वाले जंतु हैं, ये गर्म रुधिर वाले जंतु हैं। ठीक है, ये अपने शरीर का ताप नियमन करने में असमर्थ होते हैं, लेकिन ये अपने शरीर का ताप नियमन कर लेते हैं। ये दोनों प्रक्रियाएं शीत निष्क्रियता को प्रदर्शित करती हैं। ये इनकी क्रियाएं असामान्य होती हैं। ये कम निष्क्रिय जंतु होते हैं और ये अधिक सक्रिय जंतु होते हैं। ठीक है, अगला है समिष्ट और समुदाय। एक ही प्रजाति के समिष्टों का समूह जिसमें अंतः प्रजनन के द्वारा जननक्षम संतति प्राप्त होती है तथा वह एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, समिष्ट कहलाते हैं। और जीवों के वह समूह जो कई विभिन्न प्रजातियों से संबंधित होते हैं, परंतु एक ही प्रवास के क्षेत्र में रह कर के आपस में अंतर संबंध होते हैं, उन्हें समुदाय कहते हैं। विस्तृत उत्तरी का प्रश्न आ गया, फलों एवं बीजों के महत्व का उल्लेख कीजिए। देखिए, बीज के निर्माण की प्रक्रिया आवृतबीजी पादपों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण अनुकूलन है। बीजों के अंदर भ्रूण जीवित होते हुए भी सक्रिय अवस्था में नहीं होते, अर्थात प्रसुप्त अवस्था में रहता है। प्रायः बीजों के अंकुरण के लिए ऑक्सीजन, जल एवं उचित तापमान की आवश्यकता होती है, जबकि कुछ बीज तो विशेष परिस्थितियों में अंकुरित होते हैं। बीजों की यह निष्क्रिय अवस्था प्रसुप्त कहलाती है। वातावरणीय दशाओं में अनुकूलन न होने की स्थिति में भ्रूण बीज के अंदर लंबे समय तक सुरक्षित अवस्था में बने रहते हैं। जैसे उचित परिस्थितियां आती हैं, ये अंकुरित हो जाती हैं। बीजों के भ्रूणपोष में संचित भोजन अंकुरण के समय भ्रूण की वृद्धि में सहायक होते हैं। फलों का महत्व देखिए क्या है, फलों का निर्माण आवृतबीजी पादपों की विशिष्ट लक्षण है, जो पादपों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। फलों के अंदर बीज सुरक्षित रहते हैं। एक फल के अंदर अनेक बीज बिना किसी हानि के लंबे समय तक सुरक्षित रह सकते हैं। दृढ़ फलभित्ति के कारण वातावरणीय दशाएं तथा अनेक जीव जंतु बीजों को हानि नहीं पहुंचा पाते हैं। इसके अतिरिक्त फलों के विशेष रचनाएं उत्पन्न होने के लिए उनका जल, वायु, जंतुओं आदि द्वारा आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रकीर्णित भी हो जाता है। इस प्रकार आवृतबीजी पादपों से फल का निर्माण विशेष महत्व है। यह दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, मादा जनन तंत्र का स्वच्छ नामा का चित्र बनाइए, इसके 2 अंगों का वर्णन कीजिए। ये देखिए, मादा जनन अंग पहला है अंडाशय। मादा में एक जोड़ी अंडाशय होती है। मादा के एक जोड़ी अंडाशय श्रोण गुहा के गर्भाशय के दोनों ओर अंडवाहिनी के पीछे नीचे की ओर स्थित होते हैं। ये अंडाशय धर द्वारा वृक्क के पीछे देह भित्ति से जुड़े हुए प्रत्येक अंडाशय अंडाशयी स्नायु द्वारा गर्भाशय से तथा अंडाशय फिम्बरी द्वारा अंडवाहिनियों से जुड़ा होता है। ये देखिए, अंडाशय के परिध की ओर ग्राफेन पुटकाएँ पाई जाती हैं, जिनसे अंडाणु का निर्माण होता है और ये लिंग हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन का स्राव करती है। फिर है शुक्रवाहिनी। एपिडाइमिस से एक शुक्रवाहिनी निकल करके उदर गुहा में प्रवेश करते हुए शुक्राशय में होते हुए मूत्र मार्ग में
मूत्र मार्ग के अधर भाग में खुलती है। शुक्राशय यह एक द्विपाली थैली ग्रंथि होती है, संरचना होती है जिसमें चिपचिपा द्रव स्रावित होता है जो वीर्य के मुख्य भाग है तथा शुक्राणुओं को पोषण देता है। ठीक है। अगला है लिंग संलग्न लक्षण से आप क्या समझते हैं। लिंग संलग्न वंशागत प्राणियों में कुछ आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति उनके लिंग से संबंधित होती है, अर्थात उन विशेष लक्षणों का नियमन करने वाले जीन लिंग गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। इस प्रकार के लक्षणों को लिंग संलग्न और उनकी वंशागत को लिंग संलग्न वंशागति कहते हैं। मनुष्यों में कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनके जीन लिंग गुणसूत्रों के संलग्न रह करके पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते रहते हैं। जिससे पहले क्या है, वर्णांतता। हॉर्नर ने सर्वप्रथम यह पता लगाया कि कुछ व्यक्ति लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाते हैं, इसलिए इन रोगियों को वर्णांतता यानी लाल हरा अंधापन कहते हैं। प्रोटॉन दोष या डाल्टोनिज्म भी किसे कहते हैं। ये देखिए, एक समान स्त्री है, समान पुरुष, ये जब अपक्रिया होती है तो देखिए यहाँ पर ये चांस होते हैं। हीमोफीलिया भी ये एक्स लिंग संलग्न रोग है। इसका अप्रभावी जीन एक्स लिंग संलग्न गुणसूत्र पर उपस्थित होता है। पुरुष में इनका युग्म विकल्पी अनुपस्थित होने के कारण अप्रभावी जीन की उपस्थिति से हीमोफीलिया रोग के लक्षण प्रकट होते हैं। ये ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अथवा डीएनए के अर्धसंरक्षीकरण पर टिप्पणी लिखिए। ये मिशेल्सन स्टाहल ने सन 1958 में एशेरिचिया कोलाई जीवाणु पर नाइट्रोजन के प्रयोग द्वारा अर्धसंरक्षित द्विगुणन का प्रमाण दिया। इस प्रयोग के अंतर्गत इन्होंने जीवाणु कोशिकाओं से पहले भारी नाइट्रोजन के संवर्धन माध्यम में कुछ पीढ़ियों तक संवर्धित किया, फिर इन्हें सामान्य हल्के नाइट्रोजन के माध्यम में स्थानांतरित कर दिया। ये अगला क्वेश्चन, अंतरण डीएनए ट्रांसफर आरएनए किसे कहते हैं। ये क्लोवर पत्ती प्रतिरूप की प्राथमिक संरचना है। टीआरएनए की संरचना पांच भुजाएं होती है। प्रत्येक भुजा में एक लूप तथा एक स्तंभ होता है। संग्राहक स्तंभ, ये देखिए, ठीक है, पांचों लूप हैं आपके। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनुलेखन क्या है। तो अनुलेखन में देखिए, डीएनए अनुलेखन इकाई में 3 भाग होते हैं, उन्नायक, संरचनात्मक जीन और समापक जीन। ये अनुलेखन इकाई में संरचनात्मक जीन डीएनए के द्विरज्जुक का भाग होता है। क्योंकि रज्जुक विपरीत घनत्व की ओर होते हैं, इसलिए डीएनए निर्भर पॉलीमरेज बहुलकन केवल एक दिशा में 5' से 3' की ओर ही उत्प्रेरित होता है। ठीक है, ये इसके अनुलेखन की रेखीय संरचना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। बीटी कपास बीटी कपास क्या है। तो बीटी यानी बैसिलस thuringiensis जीवाणुओं की कुछ प्रजातियों द्वारा ऐसे विषाक्त प्रोटीन का निर्माण किया गया जो विशिष्ट वर्ग के कीटों जैसे कोलिऑप्टेरान यानी श्रृंग या डिप्टेरान को मारने में सहायक होते हैं। ये जीवाणु अपने जीवन काल में विशिष्ट अवस्था में एक विषाक्त प्रोटीन रवे का निर्माण करते हैं। ये विषाक्त
प्रोटीन स्वयं जीवाणु को खत्म नहीं करता, क्योंकि ये प्राक विष के रूप में निर्मित होता है। यह विषाक्त जीव विष का निर्माण जीन द्वारा किया जाता है। इसे क्राई नाम दिया गया है। ये इसे क्राई प्रोटीन कहते हैं। जब कोई कीट इस पादप को खाता है तो निष्क्रिय जीव विष कीट के आहार नाल में पहुंच करके क्षारीय पीएच के कारण अपनी सक्रिय अवस्था में बदल जाता है। सक्रिय अवस्था में विष कीट की आंत में उपला कोशिकाओं के साथ जुड़ करके उसमें छिद्र का निर्माण कर देता है, जिस कारण वो फट जाते हैं और कीट की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या होता है? तप्त स्थल पृथ्वी पर पादप एवं जंतुओं की दुर्लभ प्रजातियों की घनी आबादी के क्षेत्र हैं। भारत के 3 जैव विविधता तप्त स्थल यानी पश्चिमी घाट तथा श्रीलंका, पूर्वी हिमाचल और इंडो बर्मा क्षेत्र है। पश्चिमी घाट या तप्त स्थल भारतीय महाद्वीप के पश्चिमी तट पर समानांतर फैला है। इसके अंतर्गत महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल राज्यों का क्षेत्र आता है। यहाँ अधिकांश सदाबहार वन मिलते हैं। केरल की प्रसिद्ध शांत घाटी पश्चिमी घाट के अंतर्गत आती है। हमारे देश में वृक्षों की सर्वाधिक विविधता इसी क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है मानव जीनोम प्रोजेक्ट। मानव जीनोम प्रोजेक्ट क्या है ये आपको बताना है। मानव जीनोम प्रोजेक्ट जो है, मानव जीनोम परियोजना की शुरुआत 1990 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने एक अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम के रूप में की। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य मानव जीनोम के डीएनए क्रम को निर्धारित करना था। एचजीपी के बारे में जानकारी से जीव विज्ञान ने उस क्षेत्र में तेजी से विस्तार से संभव हो पाया जिसमें जैव सूचना विज्ञान कहते हैं। जीनोम का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला है मानव जीनोम पर उपस्थित सभी क्षार युग्मों की संख्या तथा उनके अनुक्रमों का निर्धारण हो। मानव जीनोम पर उपस्थित सभी जीन को ज्ञात करना। मानव जीन्स के कार्यों का नियंत्रण यानी निर्धारण करना। जीवाणु कृत्रिम गुणसूत्रों तथा ईस्ट कृत्रिम गुणसूत्रों के मनुष्य के डीएनए खंडों की क्लोनिंग करके मानव का जीनोम का चित्रण तैयार करना है। ठीक है। अनुवांशिक विकार उत्पन्न करने वाले विभिन्न जीन की पहचान करना। विभिन्न विकारों के लिए अनुवांशिक संवेदनशील तथा प्रतिरोधकता का निर्धारण करना और सूचनाओं को इस प्रकार संगठित करना कि आवश्यकता अनुसार उन्हें आसानी से यानी सरलता से प्राप्त किया जा सके और आंकड़े विश्लेषण हेतु उपलब्ध साधनों में सुधार करना। मानव जीनोम परियोजना के दौरान विकसित की गई तकनीकों को उद्योग में स्थानांतरित करने की संभावना को खोजना। ठीक है। तो ये तो रहा आज का वीडियो। हम फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।